वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक एनसीईआरटी के आंकिक क्वेश्चन हल कराए थे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग इस विलियन के चैप्टर में राउल्ट के नियम और सूत्र पर आधारित शेष आंकिक प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, जिससे नया वाष्प दाब इसी 298 केल्विन ताप पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। दो पार्ट्स हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार ज्ञात करना है, स्मॉल m विलय का अणुभार ज्ञात करना है, और सेकंड पार्ट में इसी 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब P0 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं वह राउल्ट के नियम से होता है। ज़रा याद कर लीजिए पिछला वीडियो। वह फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। ध्यान दीजिए, P0 माइनस PS अपॉन यहाँ पर होता है P0। ध्यान दीजिएगा, लिखा है PS, होता P0 है। क्या हमने कहा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व करने के आधार पर मॉडिफाइड फार्मूला मिल जाता है हमें। सिंपल फॉर्म में P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यहाँ पर P0 जो है विलायक का वाष्प दाब है, PS इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब है, यह भी विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n यहाँ पर जो लिखा हुआ है विलय का मोल और कैपिटल N विलायक का मोल है। ये मॉडिफाइड फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि विलय का मोल इक्वल टू विलय का भार बटे अणुभार और विलायक का मोल इक्वल टू विलायक का भार बटे अणुभार। स्मॉल में विलय का प्रयोग करते हैं और कैपिटल लेटर के केस में विलायक का हम उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से A अपॉन B अपॉन C अपॉन D को एडजस्ट करें तो हमें फार्मूला मिलेगा स्मॉल w ये ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला कैपिटल M को ऊपर पहुंचा दीजिए और स्मॉल m और कैपिटल W को नीचे ले आइए। यहाँ पर हमें अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार यही वाला स्मॉल m हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर हमें अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m को इधर लाइए, तो स्मॉल m हमने लिख दिया और P0 माइनस PS को नीचे ले जाइए और PS को ऊपर। तो इस प्रकार से PS अपॉन P0 माइनस PS नीचे आ गया और एडजस्ट करके हमें फार्मूला मिल गया अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल स्मॉल w इंटू कैपिटल M इंटू PS अपॉन कैपिटल W P0 माइनस PS। यहाँ पर स्मॉल w क्या होता है? विलय का भार, कैपिटल M विलायक का अणुभार है और कैपिटल W यहाँ पर विलायक का भार है। ठीक, यहाँ पर जो कैपिटल M है वो जल विलायक के रूप में उपयोग किया गया है और इस प्रकार से हमें जल का ही अणुभार इस्तेमाल करना है। इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें आपको ये बात आप बताना चाहते हैं, दो स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि अवाष्पशील विलय पदार्थ तो 30 ग्राम ही है, दोनों केस में हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों में जल का उपयोग हुआ है, विलय को जल में डाला गया है और विलयन बनाया गया है। पहली स्थिति में W1 जल का जो भार है वह 90 ग्राम है। 90 ग्राम जल को ये 30 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ में विलय मिलाने पर
हमें जो विलयन मिलता है उसका वाष्प दाब पीएस दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल। और दूसरी स्थिति में इसी 30 ग्राम में, यही वाला इसी 30 ग्राम में जो पहले 90 ग्राम जल में हम घोले थे, उसी विलयन में 18 ग्राम जल और घोल दिए, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू 108 हुआ। इस प्रकार अब दूसरी स्थिति में इसी 30 ग्राम जल को 108 ग्राम जल में घोल दिया गया है। जब घोलेंगे, इस प्रकार घोलने से विलय और विलायक के मिश्रण से जो विलयन मिलेगा उसका वाष्प दाब पीएस इक्वल टू चेंज होकर के दिया हुआ है 2.9 किलो पास्कल। जैसा कि अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, चेंज किया हुआ फार्मूला स्मॉल m इक्वल टू ये दिखाई दे रहा है, वही हमने इस जगह पर लिख दिया और इधर भी लिख दिया। इस स्थिति में पहली स्थिति का उपयोग करेंगे और इसमें दूसरी स्थिति में दिए गए आंकिक मान का हम उपयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें ये 2 का उपयोग करने जा रहे हैं, इसमें पहली स्थिति में 1 का उपयोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर विलय का भार 30 ग्राम दोनों में इक्वल दिया गया है और भार जल का 18 दोनों में इक्वल होगा। पहली स्थिति में जब 90 ग्राम जल में 30 ग्राम विलय पदार्थ को घोला गया, तब जो विलयन हमें मिला उसका वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल रखा हुआ है। वही पीएस दोनों जगह हम उपयोग कर ले रहे हैं। ये चीज़ देखिए, तो ये हमें सॉल्यूशन मिला। और दूसरी स्थिति में जब इसी 30 ग्राम में जो पहले 90 ग्राम जल था उसमें 18 ग्राम जल मिलाने के बाद जब 108 ग्राम जल हो गया था, तब जो विलयन हमें मिला था उसका वाष्प दाब 2.8 से चेंज होकर के 2.9 किलो पास्कल हो गया। इस स्थिति में यही अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m का फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन बस चेंज क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब चेंज होगा और विलायक का भार चेंज होगा। तो इस प्रकार स्मॉल w तो 30 ग्राम ही हमने प्रयुक्त कर दिया, रख दिया। कैपिटल M जल का अणुभार सेम होगा इसमें और इसमें दोनों स्थितियों में, और कैपिटल W जो जल का भार है वो 90 से चेंज होकर के 108 हो गया। इस प्रकार विलयन का जो वाष्प दाब है 2.9 ऊपर और नीचे दोनों एक ही जगह पर एक ही तरह से एडजस्ट कर दिया। इस प्रकार हमें दोनों रिजल्ट हम कह सकते हैं, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया और यह इक्वेशन नंबर अगर 2 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों क्या है, यहाँ पर स्मॉल m अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार है। तो क्यों नहीं इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 कर लें, क्योंकि दोनों परिस्थिति में वही विलय पदार्थ का उपयोग हुआ है तो उसका अणुभार भी सेम ही होगा। इसीलिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करके देखें तो हमें कैलकुलेशन से मिलेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दिए, दूसरा वाला वैल्यू इसको रख दिए, और देखिए हम कैसे काट रहे हैं। 30 से 30 को कैंसिल कर दिए, 18 से 18 को कैंसिल कर दिए। इस प्रकार अब डेसिमल वैल्यू 2.8 में है और 2.9 में भी है, इन दोनों से डेसिमल वैल्यू को हटा दें तो 28/90 और P0 माइनस 2.8 मिला, और इधर 2.9 से डेसिमल वैल्यू को हटा दें तो ऊपर से दोनों तरफ से हटाए हैं, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में ऐसा होता है। तो हमें मिला 2.9 को हटा डेसिमल वैल्यू को हटा दिया तो 29 हो गया अपॉन 108 ब्रैकेट में लिख दिया P0 माइनस 2.9। अब 18 से काट दीजिए, 18×5 = 90 होता है और 18×108 होता है। तो इस प्रकार से हमने कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला, देखिए ये 6 इंटू ये 28 को मल्टीप्लाई करके और P0 माइनस 2.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला, और 29 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके और P0 माइनस 2.8 को कैलकुलेशन करें तो ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करें तो अंततः हमें मिलेगा जल का यानी कि विलायक का वाष्प दाब P0 इक्वल टू 81.2/23 इक्वल टू, सॉल्व करने के आधार पर हमें अंततः आंसर मिला
3.53 किलो पास्कल। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं बल्कि यह सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया, क्योंकि 298 देख सकते हैं 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब ज्ञात करना था। ये ज्ञात तो हो ही गया। अब हमें इसी पी नॉट का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें पी नॉट का मान, या इक्वेशन 2 में रख दें पी नॉट का मान, तो हमें दोनों से एक ही रिजल्ट अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार स्मॉल m ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 1 में हम पी नॉट का मान यही वाला 3.5 ये वाला वैल्यू 3.53 वैल्यू रख देते हैं। तो हमें क्या मिलता है देख लीजिए। हमें मिला अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार स्मॉल m इक्वल टू 30 × 18। पहले वाले रिजल्ट में 2.8 है और दूसरे वाले रिजल्ट में ये जगह पर 2.9 है। तो पहले वाले रिजल्ट को हम अटेंड कर रहे हैं। पहले वाले रिजल्ट में जो विलायक है जल वह 90 ग्राम है, तो उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और चूँकि पी नॉट का मान हमें ज्ञात हो चुका है 3.53 किलो पास्कल, तो इसी वैल्यू को हमने पुटअप कर दिए और अंततः कैलकुलेशन करने के आधार पर हमें मिला 23.0136। इस प्रकार अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अनुभार डेसिमल वैल्यू को हटाने पर हमें मिला 23। यह आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कह रहा है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार क्या है हमें ज्ञात करना है। तो एक बात, ये विलयन के ही चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बताए थे द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का भार और विलयन के भार का जो प्रतिशत मान हम ज्ञात करते हैं वह दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 2%। तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W, मतलब विलेय प्लस विलायक यानी कि विलयन, दोनों का मान कितना मिला 2% का मतलब 2/100। तो इस प्रकार कंपेयर करके हम देखें तो मिलेगा अवाष्पशील विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 2 ग्राम कंपेयर करके देखें तो, और स्मॉल w प्लस कैपिटल W इक्वल टू 100। वही चीज़ हमने लिख दिया। विलेय पदार्थ का भार 2 ग्राम कंपेयर करके देख लिया तो, और विलयन का भार स्मॉल w प्लस कैपिटल W मतलब विलेय का भार और विलायक का भार का योगफल कितना हो गया 100, क्योंकि 2% में परसेंट 100 को कहते हैं। अब चूँकि स्मॉल w का मान 2 ग्राम दिया हुआ है तो इसी 2 ग्राम को रख दिए, w का मान 2 ग्राम, तो हमें कैपिटल W यानी कि अब यह विलायक जल का भार कैपिटल W मिला। इधर से इसको हटा दे तो 100 घटाओ 2 इक्वल टू 98 ग्राम। तो जल का भार हमें यहाँ पर मिल गया 98 ग्राम। ठीक, जल यानी कि यहाँ पर विलायक है, तो उस विलायक का अणुभार कैपिटल M इक्वल टू कैसे निकालते हो H2O के हिसाब से। ये तो पहले से ही आपको पता है, H का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 के वजह से ये 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 तो ये लिख दिए, और 2 + 16 इक्वल टू 18 अणुभार मिल गया जल का, विलायक का। एक और बात आपको बता दें, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है विलयन का वाष्प दाब 1.004 ये बार। जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 2% जलीय विलयन का यानी कि विलयन की बात कर रहा है ना, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो pH की वैल्यू दिया हुआ है 1.004 बार, वही हमने नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक छोटी सी बात की जानकारी आपको ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि पहले लाइन में यहाँ पर कह रहा है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, जल यहाँ पर विलायक है, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडल दाब जो वाष्प दाब के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। तो इस प्रकार जल चूँकि यहाँ पर विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में हमें याद रखना चाहिए 1.013 बार। यह एक नियतांक वैल्यू है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बल्कि आपको ऑलरेडी तरीके से
याद रखना है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, याद रखना चाहिए आपको। चलिए, इस प्रकार हमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m ज्ञात करना है, जिसके लिए राउल्ट के नियम का परिवर्तित सूत्र जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह है P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। लेकिन आपको पहले से पता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 होता है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, PS नहीं होता है, और स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है, ये भी चेक कर लीजिए। लेकिन इसको सॉल्व करके एक बार आपको हम बता चुके हैं और अंततः हमें एक सिंपल फार्मूला मिल जाता है, परिवर्तित सूत्र P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यहाँ पर स्मॉल n अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोल है, मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार। यहाँ पर कैपिटल M कैपिटल N, यहाँ पर जल का मोल है, जल का मोल इक्वल टू जल का भार बटे अणुभार। अभी हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए बताए थे, तो इस प्रकार से यह फार्मूला मिल गया। तो यहाँ पर स्मॉल m अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार का फार्मूला मिल गया, स्मॉल w इंटू कैपिटल M और PS अपॉन कैपिटल W P0 माइनस PS। यहाँ पर याद रखिएगा स्मॉल w विलेय का भार है, कैपिटल M विलायक यानी कि जल का अणुभार है, और कैपिटल W जल जो विलायक है उसका भार है। बस क्वेश्चन से देखते हुए सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल वैल्यू को अटेंड करना है, और कैपिटल M ये 18 तो होता ही है वैल्यू, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड तरीके से रख दें और वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, तो अंततः हमें आंसर मिल जाता है 41। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने तो आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिए, समझा दिए, आपका सोल्यूशन आपके सामने है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कह रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हेप्टेन तथा आर्कटेन आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन ताप पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम आर्कटेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, हमें PS ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें PS ज्ञात करना है। इसके लिए एक बात तो तय हो गया कि जो विलयन हमें मिला द्रव हेप्टेन और द्रव आर्कटेन को मिलाने से प्राप्त हुआ, जिसमें द्रव हेप्टेन का फार्मूला होता है C7H16 और द्रव आर्कटेन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर्कटेन का फार्मूला हो गया C8H18। ये फार्मूला हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हेप्टेन का भार 26 ग्राम और आर्कटेन का भार 35 ग्राम। देख लीजिए, कह रहा है कि ये 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम आर्कटेन, तो यही दोनों वैल्यू हमने लिख लिया। हेप्टेन फार्मूला के आधार पर अणुभार जरा लिख लीजिए, स्मॉल m इक्वल टू भार, ये अणुभार कितना हुआ 12 × 7 और प्लस 16 × 1, तो इस प्रकार से 12 × 7 84 प्लस 16 इक्वल टू 100 हो गया। और इधर चलो जरा अणुभार निकालो C8H18 के लिए, तो 12/96 और प्लस 18 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 96 प्लस 18 इक्वल टू 114 होता है। ठीक, तो यहाँ पर विलेय द्रव जो हेप्टेन है उसका मोल इक्वल टू उसका भार बटे अणुभार। भार देख लीजिए 26 ग्राम दिया हुआ है, अणुभार 100 निकाल चुके हैं, और कैलकुलेशन करने के आधार पर मिला हमें 2 जीरो कटा करके ऊपर डेसिमल वैल्यू 2 डिजिट के पीछे लगा दीजिए, तो हमें मिला 0.26। इसी प्रकार यहाँ पर आर्कटेन जो द्रव है वो विलायक हो गया। क्योंकि विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है और विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है। ये 35 ग्राम है, तो ये विलायक हो गया। तो इस प्रकार आर्कटेन यानी कि विलायक का मोल कैपिटल N इक्वल टू विलायक का भार बटे अणुभार। विलायक का भार चेक कर लीजिए 35 दिया हुआ है
और अणुभार हम निकाल चुके हैं 114। भाग देने पर हमें मिलेगा 0.31। चूँकि हेप्टेन की मात्रा कम है तो वो विलेय हो गया। इस प्रकार हेप्टेन यानी कि विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इन दोनों वैल्यू को स्मॉल एन और कैपिटल एन के लिए पुटअप कर दीजिए और स्मॉल एन के वैल्यू ऊपर रख दीजिए। तो इस प्रकार जोड़ने पर मिलेगा 0.26 अपॉन नीचे नीचे जोड़ने पर मिलेगा 0.57 और डेसिमल से डेसिमल वैल्यू घटाओगे तो 26/57 यानी कि 26/57 आया। डिवाइड करने पर भाग देने पर हमें मिलेगा 0.456। चूँकि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का योगफल सदैव 1 होता है। ठीक इस प्रकार विलायक यानी कि ऑक्टेन का मोल प्रभाज x2 इक्वल टू मिला 1 - x1। चूँकि x1 का मान हम निकाल चुके हैं तो इस प्रकार से इसमें मान पुटअप कर दीजिए तो 1 - 0.456 इक्वल टू मिला, घटाने पर 0.544। अतः मिश्रण में विलयन का वाष्प दाब चूँकि ज्ञात करना है तो हमें फार्मूला पहले से पता है राउट के नियम के आधार पर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो यहाँ पर P1 नॉट जो है वह हेप्टेन द्रव केवल एक बर्तन में बंद बर्तन में रखा हो तो द्रव के ऊपर जो वाष्प दाब मिलेगा वह कांस्टेंट वैल्यू है P1 नॉट। और P2 नॉट क्या है जरा ये भी समझ लीजिए कि विलयन बनाते समय जो विलायक अलग बर्तन में पहले रखे थे उस विलायक को का ऊपर से ये सील पैक करने के आधार पर जो विलायक का जो वाष्प दाब मिला था वह P2 नॉट है। ठीक तो x1 यहाँ पर ये हेप्टेन यानी कि विलेय का मोल प्रभाज है और x2 यहाँ पर ऑक्टेन का मोल प्रभाज है। ठीक तो डेफिनेशन के अंतर्गत हम ये फार्मूला पहले आपको बता चुके हैं। बस इसमें करना क्या है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऊपर से देख करके रख देना है। जरा एक बात और, P1 नॉट जरा क्वेश्चन में खोजिए कहाँ पर दिया हुआ है और P2 नॉट खोजिए कहाँ पर है। P1 नॉट x1 यह है हेप्टेन के लिए और P2 नॉट x2 यह है ऑक्टेन के लिए। तो P1 नॉट जरा चेक कर लीजिए 105.2 किलो पास्कल ये किसके लिए है, पहले वाले हेप्टेन के लिए और दूसरे वाले ऑक्टेन के लिए। यहाँ पर जो पास्कल किलो पास्कल में वैल्यू दिया है 46.8 किलो पास्कल। तो बस ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को पुटअप कर दिए और मोल प्रभाज दोनों का मान निकाल चुके हैं। इनको रख करके बस गुणा करके जोड़ दीजिए तो अंततः आपका आंसर मिलेगा विलयन का वाष्प दाब PS इक्वल टू 73.43 किलो पास्कल। यह आपका आंसर आ गया। अब देखिए आज के डेट का अंतिम क्वेश्चन NCERT बेस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर तथा 415 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर है। फर्स्ट पार्ट में 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन ताप पर कीजिए। और सेकंड पार्ट में कह रहा है वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं। चूँकि हमें जो विलयन मिल रहा है यहाँ पर दो द्रव को मिलाने से मिल रहा है। पहला द्रव यहाँ पर हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म और दूसरा द्रव हम यहाँ पर ले रहे हैं डाइक्लोरोमेथेन। ठीक तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का भार दिया हुआ है 25.5 ग्राम। देख लीजिए ये 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और दूसरा वाला वैल्यू डाइक्लोरोमेथेन यानी कि CH2Cl2 40 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये 40 ग्राम हमने लिख दिया। क्लोरोफॉर्म भी द्रव अवस्था में है, डाइक्लोरोमेथेन भी द्रव अवस्था में ही है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CaCl3 और डाइक्लोरोमेथेन का अणुसूत्र होता है CH2Cl2 ध्यान रखिएगा।
तो अब क्या करेंगे, इसी को देखते हुए हम क्लोरोफॉर्म का अणुभार मिल गया, देख रहे हैं कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 गुणे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको मिलेगा 119.5। डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला होता है CH2Cl2। इस प्रकार से इसका अणुभार कैपिटल M = मिला, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, H2 के वजह से 2 लिख दिया, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, Cl2 के वजह से 2 × 35.5 कर लिया, 35.5 × 2 = 71 होता है, 12 + 2 14 होता है। इस प्रकार दोनों को जोड़ दिया तो वैल्यू मिला 85। चूँकि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम है और डाइक्लोरोमेथेन 40 ग्राम है। विलेन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म विलेय के रूप में हम जानेंगे और डाइक्लोरोमेथेन अधिक मात्रा में विलेन में उपस्थित होने के कारण इसको हम विलायक मानेंगे। डाइक्लोरोमेथेन विलायक हो गया और क्लोरोफॉर्म यहाँ पर विलेय हो गया। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म का मोल इक्वल टू क्लोरोफॉर्म का भार बटे अणुभार, वैल्यू रख दिए, आपका वैल्यू मिल गया 0.213 मोल। और डाइक्लोरोमेथेन का मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार के हिसाब से वैल्यू पुटअप कर लीजिए। ये देख लीजिए वैल्यू, जिसको दिखाई ना पड़ा हो इसमें से, ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 40/85 को भाग देने पर हमें मिलेगा 0.47 या 0.470 मोल। ठीक, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है क्लोरोफॉर्म का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो 200 मिलीमीटर है और डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो दिया हुआ है 415 मिलीमीटर पारगम्य दाब है। एक निश्चित ताप 298 केल्विन ताप पर ये कंडीशन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये 200 और 415 कहाँ लिखा हुआ है, ज़रा ये भी देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा था क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प का दाब यानी कि वाष्प दाब 200 मिलीमीटर और 415 मिलीमीटर। तो पहला क्लोरोफॉर्म के लिए 200 मिलीमीटर और डाइक्लोरोमेथेन के लिए हो गया 415 मिलीमीटर। तो ये इस प्रकार से वैल्यू रख दिए। पहले वाला क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 200 मिलीमीटर और दूसरा वाला डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब 415 मिलीमीटर। ये शुद्ध अवस्था में ये वैल्यू एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट होता है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। विलेय यहाँ पर चूँकि क्लोरोफॉर्म है, अतः क्लोरोफॉर्म का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज x1 = विलेय का मोल बटे विलेय और विलायक का कुल मोल। बस वैल्यू लिख करके जोड़ करके कैलकुलेशन करके देखें तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.312। चूँकि आप पहले से जानते हैं कि विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश का योगफल 1 होता है, इस प्रकार यह हम आपको बता चुके हैं। x1 + x2 = 1। इस प्रकार CH2Cl2 का मोल अंश इक्वल टू 1 - x1, यही चीज़ हमने लिख दिया। x2 = 1 - x1, x1 की वैल्यू ये चीज़ दिया हुआ है। बस इस वैल्यू को पुटअप करके हमने सॉल्व कर लिया और 1 से घटा करके देख लिया कि इसका जो मान मिला, वैल्यू मिला 0.688। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका मान 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा 1? क्योंकि x1 + x2 = 1 होता है। विलेय का मूलांश और विलायक का मूलांश का योगफल कितना होता है? 1 होता है। अब इसके आगे चलते हैं। सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा था विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए। तो विलयन का वाष्प दाब के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं इसको, विलयन का वाष्प दाब कर दे रहे हैं यहाँ पर, वाष्प दाब। ठीक, तो विलयन का वाष्प दाब PS = P1 + P2 होता है। P1 क्या है? विलयन में विलेय और विलायक मिला होता है, तो विलयन अलग होगा, विलेय अलग होगा और विलायक अलग होगा। तो विलेय की मात्रा जो होगी वह
उसके लिए वाष्प दाब विलयन में P1 है और विलयन में ही मिश्रण में जो विलायक है उसका वाष्प दाब P2 है। क्योंकि पहले से आप जानते हो कि P1 समानुपाती X1 होता है, तो P1 इक्वल टू कितना होता है, P1 नॉट इंटू X1। वही चीज़ हमने लिख दिया। P1 ये विलयन में है और P1 नॉट ये शुद्ध विलेय पदार्थ के लिए वाष्प दाब है। इतना ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने लिख दिया P1 नॉट X1 और दूसरे वाले के लिए वाष्प दाब P2 नॉट X2। कुछ नहीं किया, इसमें इस वैल्यू को आंकिक मान के आधार पर रखते चले गए और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर दिए, तो हमें आंसर मिल गया विलयन में उसका वाष्प दाब PS इक्वल टू, चलिए दोबारा हम PS लिख दे रहे हैं, इक्वल टू 347.92 मिलीमीटर पारे गदा। ठीक, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में कह रहा था कि विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है और विलयन में ही विलायक का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर X1 और X2 क्या था, अलग से विलेय और अलग से विलायक का मोल अंश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन विलयन में जो होगा ये मोल अंश इक्वल टू P1 अपॉन ये क्या होगा PS। ये वाला P1 है, ये वाला P1। अब P1 को का वैल्यू कैलकुलेट करके हम 62.4 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, P1 इक्वल टू वैसे भी होता है P1 नॉट X1। ये दोबारा देख लीजिए, ये P1 नॉट की वैल्यू है, X1 की वैल्यू है 200, इन दोनों का गुणा कर दिए 62.4 आया, वही चीज़ लिख दिया 62.4। और PS वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है 347.92 मिलीमीटर, सॉरी। तो ये दोनों वैल्यू को रख दिए और डिवाइड कर दिए तो हमें आंसर मिल गया 0.18। अगर हम डायरेक्ट डाइक्लोरोमेथेन का का मोल अंश ज्ञात करना चाहें तो 1 घटाओ 0.18 से भी ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि डाइक्लोरोमेथेन का मोल अंश विलयन में कितना होगा, P2 अपॉन PS। P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। बस P2 नॉट की वैल्यू और X2 की वैल्यू ये वाला अलग अलग ये चीज़ दिखाई दे रहा है, बस वही चीज़ दोबारा हम लिख रहे हैं और इसका कैलकुलेशन वैल्यू मिला था 285.52, वही चीज़ हमने लिख दिया 285.5 और यहाँ पर PS का वैल्यू जो मिला था 347.92, 2 को हटा दिया, चलिए तो 9 केवल लिख दिया 347.9। इस प्रकार से यहाँ पर भी 347.9 और इस प्रकार से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 0.82। हमने अभी बताए थे आपको कि मोल अंशों का योगफल 1 होता है, तो अगर 1 से घटा लेते तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आ जाता। एक बात और बताना चाहते हैं कि डाइक्लोरोमेथेन का मोल अंश विलयन में अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विलयन में क्लोरोफॉर्म का मोल अंश, ये चीज़ देखिए यहाँ पर 0.18 यहाँ पर कम है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका सीधे सीधे मतलब है कि विलयन में क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दोनों मिला हुआ है और ऊपर से सील पैक भी है। तो सील पैक के ऊपर द्रव के ऊपर जो वाष्प दाब हमें मिला है, उस वाष्प दाब के अंतर्गत जो भी ये वाष्पीय अवस्था में पदार्थ है, उसमें वाष्प मिश्रण में ये वाला अधिक होने के कारण वाष्प दाब अधिक है, यानी कि इसकी मात्रा विलयन में अधिक है, वाष्प अवस्था में अधिक है, और ये वाले पदार्थ की वाष्प अवस्था में मात्रा क्या है, कम है। मोल प्रभाज कम तो विलयन में उसकी मात्रा कम, और मोल प्रभाज विलयन में दूसरे की अधिक है, इसका मतलब कि वाष्प प्रावस्था में उसकी मात्रा अधिक है। अंततः आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने हल किया है वो एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन को हल कर दिए हैं और टोटल क्वेश्चन अटेंड किए हैं। ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। दैट्स ऑल।